हे एवरीवन, माय नेम सिद्धार्थ। आप सबका इस क्लासेस में फिर से वेलकम। आज हम इस क्लासेस में नेशनल इनकम को आगे करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी। उस डेफिनेशन हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे थे, याद है? क्या आपको याद हुई नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी? इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस डेफिनेशन में हमने एक तो फाइनल वैल्यू और इंटरमीडिएट समझ लिया था, फाइनल वैल्यू और इंटरमीडिएट वैल्यू होती है। फिर हमने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। अब हमें समझना है क्या लिखा था, प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट, प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट। तो आज हमें समझना है रेजिडेंट कौन होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, दिख रहा है ना? ठीक है, रेजिडेंट एक्चुअली रेजिडेंट कहा जा रहा है किसी पर्सन को। किसको कहा जा रहा है? पर्सन को। जब इंडिया में दो टाइप के लोग दिखेंगे, एक होगा, एक को हम बोलेंगे रेजिडेंट, एक को हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। आई बात समझ में? जैसे मैं हूं, मैं फिलहाल रेजिडेंट हूं और इसमें आप मोस्टली जो बच्चे देख रहे हैं, आप लोग भी क्या बच्चों इस समय फिलहाल रेजिडेंट हो। तो इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन करती है किस चीज को? रेजिडेंट को। वो कहती है अ पर्सन is said to be a person is said to be a resident if his या फिर her interest lies in that country, her economic interest। यानी किसी पर्सन को रेजिडेंट तब कहा जाएगा जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में क्या करेगा? लाई करेगा, उस देश में लाई करेगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब होता है कि आप उस देश में रहते हो, आप उसी देश में जॉब करते हो, आप उसी देश में कमाते हो, उसी देश में आप खर्चे वगैरह करते हो, तब हम कहेंगे जैसे सर यू आर अ रेजिडेंट, यू आर अ रेजिडेंट। तो अ पर्सन इज सेड टू बी अ रेजिडेंट व्हेन हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, आप इस देश के निवासी हो या आप इस देश में रहते हो, तो अगर इकोनॉमिक ये कहता है कि अगर आप जिस देश में खाते पीते हो ना, तो हम आपको उस देश के क्या बोलेंगे? रेजिडेंट बोलेंगे। बट अगर आपको एक्चुअली किसी का इंटरेस्ट जानना है, अगर आपको एक्चुअली चेक करना है क्या वो पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, तो ये हम चेक करते हैं किसमें? इनकम टैक्स में। कहाँ चेक करते हैं हम? ये इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में क्लियर कहा गया है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखे जाते हैं कि आप एटलीस्ट अगर आप इंडिया में इतने दिन रहे हो तब हम आपको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। अदरवाइज हम आपको क्या बोल देंगे? नॉन रेजिडेंट। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। अगर वो उतने नंबर ऑफ डेज पूरे नहीं कर पाता तो हम बोलेंगे आप क्या हो गए अपने आप? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक्स में आपको इस नेशनल इनकम के पर्पज से समझाऊं तो बच्चों यहाँ पे ना लोग रेजिडेंट का सिर्फ एक मतलब समझाना चाह रहे हैं। रेजिडेंट कहना चाह रहे हैं अपने लोग। कौन? अपने लोग। जो लोग हमारे अपने हैं, जो देश के लिए हैं, जो हमारे अपने देश के लोग हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपने लोग। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो लोग जो मतलब जो रेजिडेंट होते हैं सिर्फ इंडिया में ही होंगे। अगर आपके फैमिली में कोई पर्सन बाहर काम करता है, कुछ महीने के लिए काम करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिया में स्टे करता है, वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो जस्टिन बीबर है, जस्टिन बीबर आया यहाँ पे, उसने कॉन्सर्ट वगैरह करा, 3 या 4 दिन के लिए कॉन्सर्ट करा, फिर वो आज जाके अपने देश चले गया, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। आगे इतनी बात समझ में? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको रेजिडेंट वगैरह समझ में आ गया। तो जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पर वो क्या बोल रहा है? वो वहां पे कह रहा है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज लो जो किन्होंने बनाए हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। कौन? रेजिडेंट। समझ में आ गई बात? तो इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट, हमारे अपने लोग जो इंडिया में काम करते हैं, एंड रेजिडेंट प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब समझेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। बट वो कह रहा है जो लोग हमारे अपने लोग जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं और जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हैं, वो सारे अपने लोग जो इंडिया में और जो इंडिया के बाहर है। ठीक है, उन लोगों ने एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को क्या करा? जनरेट करा, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। आइए आपको बात नहीं समझ में? तो रेजिडेंट तक समझ में आ गया, हमारे अपने लोग, नॉन रेजिडेंट बाहर का बंदा। ठीक है, हम सर नेशनल इनकम में उसी को कंसिडर करेंगे जो हमारा अपना है, इररिस्पेक्टिव इंडिया में है वो बाहर में।
ठीक है होना वो रेजिडेंट चाहिए। अगर आपको एक्चुअल चाहिए तो आप कुछ टाइम वेट करिए, मैं इनकम टैक्स की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तब जाके हम वहाँ पे क्या समझेंगे, हम पूरा समझेंगे कि किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, बोली ना, क्या बोला उसने, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास दो टेरिटरी होगी, एक हो गया, एक का मैं नाम दूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या बोलूंगा मैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। और दूसरी तरफ हो गया मेरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या हो गया दूसरी तरफ मेरा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया। डोमेस्टिक टेरिटरी आप मानो इंडिया, यानी जो भी हमारा भारत देश है फिलहाल वो मानो डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां हम रहते हैं हमारा देश, वो हमारे लिए हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और इंडिया के अलावा जितने भी देश हो गए वो सारे क्या हो गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे क्या मान लो आपका जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे इतनी बात समझ में है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी माने इंडिया, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंडिया के अलावा जो भी हमारा देश है, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी, और यहाँ पे भी दो लोग रहते हैं, यहाँ पे दो लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं हमारे रेजिडेंट, क्या बोला मैंने, कुछ लोग हैं हमारे रेजिडेंट, और कुछ लोग हैं हमारे यहाँ कौन रहते हैं, नॉन रेजिडेंट रहते हैं। कौन रहते हैं, नॉन रेजिडेंट रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ लोग हैं रेजिडेंट, और मान लो ये कौन है, एक नॉन रेजिडेंट। देखो यार, रेजिडेंट कौन है, ये हमारे अपने लोग जो यहाँ रहते हैं, नॉन रेजिडेंट बाहर के लोग जो इंडिया में रहते हैं, ये अपने लोग जो बाहर देश रहते हैं, ये बाहर के लोग बाहर देश रहते हैं। अपने लोग हमारे यहाँ, बाहर के लोग हमारे यहाँ, अपने लोग बाहर बाहर, एंड बाहर के लोग बाहर। जो बाहर के लोग हैं और जो बाहर ही रहते हैं, हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं है। आगे इतनी बात समझ में। तो अब देखो होता क्या है, वो कह रहा कि आपको नेशनल इनकम के लिए सिर्फ रेजिडेंट वगैरह चाहिए। अब मेरी बात समझते रहना, देखो ये रेजिडेंट है, ये यहाँ इंडिया में कमा रहा है, ये भी इंडिया के अंदर कमा रहा है। तो जब इन दोनों की इनकम को मैं ऐड कर दूंगा, जब मैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम को ऐड कर दूंगा, तो मेरे को मिलती है डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ से चीज़ें समझते रहो आप लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, डोमेस्टिक इनकम। यानी क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम, इनकम अर्न बाय, डोमेस्टिक इनकम माने समझ रहे क्या है, इसका मतलब है इनकम अर्न बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने दोनों ने मिलकर कितना कमाया, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम। हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल इनकम क्या बोलता है, फिर से याद करो डेफिनेशन, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। कह रहे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ कौन चाहिए, रेजिडेंट जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं और जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हैं। हमें इनकी और इनकी इनकम को जोड़ना है, तब आएगी हमारी क्या, देश की इनकम, बोलो तो नेशनल इनकम। आए इतनी बात समझ में। तो मुझे क्या करना होता है, देखो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक इनकम की, DI माने क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम, यानी इन दोनों को जोड़ के डोमेस्टिक आती है। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर दूँ, मेरी बात समझो, पहले क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। मुझे क्या करना था, मुझे इसकी इनकम को ऐड करना है ना। ये कौन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हु इज ही या हु इज शी, यहाँ हम इस पर्सन को ऐसे बोल सकता हूँ, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ है ना, यानी ये वो पर्सन है, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये कौन है, ये है इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आपको किसको ऐड करना है, आप बोलोगे भैया हमें इसे करना है ऐड और इसे करना है हमें माइनस। सिंपल सी बात, तो यहाँ लिख दो। यानी अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में उसको ऐड कर दूं, किसको, इनकम अर्न बाय
रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मैं माइनस कर दूं इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने माइनस क्यों करा, क्योंकि ये ऑलरेडी डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या था, इंक्लूड था, इसलिए मैंने इसको माइनस करा और जो मुझे ऐड करना है मैंने इसे ऐड करा। जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मैं इनके बाद कहाँ पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट मैं आ जाऊंगा किस पे, अपनी नेशनल इनकम पे। किस पे आ गया मैं, अपनी नेशनल इनकम पे। तो बच्चों डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक जाने के लिए मेरे को क्या करना होता है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक जाने के लिए मेरे को करना होता है इनकम जो बाहर के लोग, जो हमारे लोगों ने बाहर रह के कमाया उनकी इनकम को ऐड करो, और जो बाहर के लोग जिन्होंने यहाँ रह के कमाया उनकी इनकम को माइनस कर दो। आगे बात समझिए। तो डोमेस्टिक इनकम में ये प्लस माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम निकाल सकते हो। बच्चों ये देखो, ये जो है इसको ये प्लस करना और ये माइनस करना, इन दोनों के लिए मैं कंबाइंड एक वर्ड यूज करते हैं, बुक वाले एक वर्ड यूज करते हैं, क्या वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आगे अब हम, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि डोमेस्टिक इनकम में इस दोनों को देखो, इन दोनों को कैलकुलेट करके, सिर्फ इन दोनों को कैलकुलेट करके इसको हम बोलते हैं कंबाइंड NFIA। क्या बोलता हूँ, NFIA, यानी ये प्लस का और ये माइनस का इक्वल टू क्या हो गया, NFIA। तो अगर मैं डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम में, अगर मैं डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दूं, NFIA, तो मैं डायरेक्ट कहाँ आ जाऊंगा, अपनी नेशनल इनकम पे, हाँ या ना, ठीक है। एंड अगर मैं NFI का एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे वही है, क्या, इनकम अर्न बाय, क्या लिखा है मैंने, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट, ठीक है, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस कर दो, यानी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या और ऐड हो रहा है, एंड इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसको कंबाइंडली क्या वर्ड कहा जाता है, NFIA। अब आप, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे, इसे अब याद रखोगे NFIA को। तो मुझे अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, NFIA ऐड करना है। आई इतनी बात समझ में, इसको जरा स्टार बना लो, क्योंकि ये अभी हमें आगे जाके काम आएगा जब हम मैथड्स पढ़ रहे होंगे, जब हमें एग्रीगेट से एक दूसरे इधर से उधर जाना होगा, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आपने एक चीज सीख ली, हाँ है ना, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। तो अगर मुझे नेशनल इनकम दे रखी है और मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, नेशनल इनकम में क्या माइनस कर दो, NFIA, कहाँ आ जाएंगे हम, डोमेस्टिक इनकम पे। आए इतनी बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों आप इससे जरा ये वाला हिस्सा हो सके आप इसे रिकॉर्ड करिए, इससे अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करो, इसे रिकॉर्ड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या अभी हमने रिसेंटली क्या सीखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से, कि डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करो, NFIA ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम, हाँ है ना, इतना समझ में आया। अब देखो होता क्या है, देखो NFIA ना दो चीज में था, कि अगर हम ध्यान दो NFIA में हमने क्या पढ़ा था, यानी जो बाहर, जो हमारे अपने लोग जो बाहर काम करते हैं हमें उनकी इनकम ऐड करनी है, और जो यहाँ जो बाहर के लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हमें उनकी इनकम माइनस करनी है, ठीक है। NFIA का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है, NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कुल मिलाकर बाहर से कितना पैसा हमारे यहाँ आया, जो हमारे अपने लोगों ने कमाया। आगे बात समझ में, अगर यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेजिडेंट, अगर उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया था और यहाँ नॉन रेजिडेंट वालों ने कम पैसा कमाया था, तो ओवरऑल आंसर हमारा प्लस में आ रहा है, पैसा आ रहा है ना हमारे पास। भाई मान के रखो, मानो इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसने कितने रुपए कमाए, 100 रुपये, ठीक है, माइनस जो यहाँ के लोगों ने कितना रुपए कमाया, यहाँ के लोग बाहर के लोग जिन्होंने इंडिया में कमाए, नॉन रेजिडेंट जिन्होंने इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, उन्होंने कमाए 80 रुपये। तो कुल मिला के हमारे देश में कितना पैसा आ गया बाहर से, 20, यानी आंसर प्लस का आ रहा है ना, हाँ है ना। तो अगर आपका NFIA आ रहा है प्लस में, अगर आपका क्या है, अब यहाँ समझना, अगर आपका NFIA आ रहा है क्या
प्लस में, और कंडीशन है कि आपको डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना है, नेशनल इनकम पे जाना। बस अब फिलहाल ये रखना, अगर अपोजिट है तो साइन सारे चेंज। हम ये मान रहे हैं कि हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है। अगर NFIA पॉजिटिव है तो वो डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, यानी हमारे लोगों ने बाहर रह के कम कमाया, बाहर के लोगों ने यहाँ ज़्यादा कमाया, तो वो तो हमें हटाना है, ओवरऑल अमाउंट माइनस आ गया, तो ये हम क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस। समझो इस बात को। अब क्या होता है, कभी कभी NFIA की जगह NFTA लिख देते हैं, कभी कभी ये लोग क्या लिख देते हैं, ये लोग कभी कभी लिख देते हैं NFTA। अब NFTA जस्ट अपोजिट है। NFTA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या मतलब होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कुल मिलाकर पैसा कितना बाहर गया, कितना बाहर, यानी कितने नॉन रेजिडेंट यहाँ पे, कि नॉन रेजिडेंट वालों ने ज़्यादा कमाया और उन लोगों ने, रेजिडेंट जो बाहर थे उन लोगों ने यहाँ पे कम कमाया। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर NFTA आया, NFTA जस्ट अपोजिट है किसका, NFIA का। NFTA जस्ट अपोजिट है किसका, NFIA का। आई इतनी बात समझ में। आपको ध्यान क्या रखना है, आप बस ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर NFIA आपको प्लस में दे रखा, इसका मतलब है कि NFTA किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, NFTA किस में होगा, माइनस में। ठीक, यानी और अगर आपको NFIA कितना दे रखा, अगर आपको NFIA माइनस दे रखा, तो समझ जाना कि NFTA किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। आप बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, मान के चलो, देखो आपको दिमाग में क्या रखना है, बस NFIA। आपके लिए सब कुछ भगवान क्या है, NFIA। और मैं सिंपल सी बात बताऊं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के लिए जाने के लिए हमें NFIA को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे फिगर्स दे रखे होंगे, उसमें एक आइटम आपको दे रखा होगा NFIA, NFTA दे रखा, क्या दे रखा आपको, NFTA कितने का, 100। हमें तो आंसर प्लस में दिख रहा है, NFTA 100 में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कुल मिला के यहां से कितना पैसा बाहर चले गया, 100 रुपये। तो कायदे से आपको ये जो पैसा बाहर जाता है हमें ऐड करना होता है, माइनस करना होता है, हमें माइनस करना होता है। इसलिए मैंने कहा अगर आपको NFTA प्लस में दे रखा, तो आप समझ जाना आपको NFIA किस में दे रखा है, माइनस का 100 दे रखा। और अगर NFIA माइनस का है तो वो क्या होगा, लेस होगा। नहीं, डोमेस्टिक इनकम माइनस का 100, फिर आपकी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। ये है उसका मतलब। और ऐसी अगर आपके पास अगर NFTA किस में दे रखा, माइनस का 100 दे रखा, क्या दे रखा, माइनस का 100। अब यहाँ पे माइनस का मतलब है कि यानी अब वहां से पैसा, यानी बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, यानी जो हमारे लोग बाहर कमाते हैं वहां पैसा ज्यादा आ रहा है, वहां से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है, दिस मीन्स कि आपको NFIA किस में दे रखा है, प्लस का दे रखा, कितने का, 100। और आपको पता है प्लस ही करना, तो आप डायरेक्ट प्लस में लेना। आई इतनी बात समझिए। तो आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए बच्चों, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा माइनर से मिस्टेक के कारण। ठीक है, तो ये मैंने देखो सिर्फ ये बातें NFIA के बेसिस पर ही लिखी हैं, NFIA के लिए ही लिखी हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको कहूँ कि अब हमने पूरी डेफिनेशन समझी, नहीं समझी, हमने पूरी डेफिनेशन समझ ली। क्या, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। इंटरमीडिएट वैल्यू भी होती थी, हमने इंटरमीडिएट वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया इंटरमीडिएट वैल्यू लेने से क्या होता है, डबल काउंटिंग होती है नेशनल इनकम की। हाउ टू बी डिस्कस लेटर, जब मैं बात करूंगा वैल्यू एडेड मेथड की, वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको इतना याद रखो, करेंगे डिस्कस जरूर। इतना समझ में आया, ओके। उसके बाद इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमने गुड्स वगैरह पढ़े थे, गुड्स कितने टाइप के थे, मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, अगर आपको नहीं याद है तो मैं चाहता हूँ आपसे पहला वाला वीडियो 1 आप देख लीजिए। ओके, अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय हु, ओनली रेजिडेंट। क्या नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट आते हैं, नहीं, रेजिडेंट सिर्फ बाय रेजिडेंट, प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी वो रेजिडेंट जो इंडिया के अंदर और जो इंडिया के बाहर है, सिर्फ रेजिडेंट को ही कंसीडर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आया इतना समझ में, ठीक है।
अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे, इंडिया के अंदर अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने मिलके कितना कमाया, इंडिया के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने मिलके कितना कमाया, वो होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। अगर मैं उसमें से, उस डोमेस्टिक इनकम में से जो रेजिडेंट बाहर रहता है, अगर मैं उसकी इनकम ऐड कर दूं और जो नॉन रेजिडेंट जिसने यहाँ पे कमाया उसकी इनकम माइनस कर दूं, तब मैं आता हूं अपना नेशनल इनकम पे। ठीक है, बाहर की इनकम को ऐड करना, नॉन रेजिडेंट इनकम को माइनस करना, इसको कंबाइंडली एक वर्ड कहा गया, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NFIA बोलते हैं। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में डायरेक्ट NFIA ऐड कर दूं, मैं फिर डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा, नेशनल इनकम पे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर NFIA प्लस में तो प्लस होगा, NFIA माइनस में है तो माइनस होगा। लेकिन कभी कभी आपको NFIA की जगह NFTA लिख के दे देते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब है कि कुल मिला के यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, वो तो माइनस ही करना होता है। फिर मैंने कहा अगर NFIA प्लस का है मतलब NFTA माइनस का, अगर NFIA माइनस का यानी NFTA प्लस का। फिर मैंने आपको यहाँ पे समझाया, आपको बस ध्यान रखना है कि NFIA NFTA का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आपका NFTA दे रखा 100, मान लेना आपको NFI दे रखा माइनस का 100, तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा। सिमिलरली इसको ऐसे बॉक्स में बना दो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको NFTA माइनस का दे रखा यानी आपको NFIA दे रखा किसका, प्लस का। ये सारी बातें बहुत काम आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो बच्चों आप फटाफट से रिकॉर्ड कर लो, तब मैं इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं GDP। क्या बोला हमने उसको, GDP। फुल फॉर्म तो भाई सबको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोला है ये, क्या समझते हो आप GDP से? जरा वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट जरा सोच के अपने माइंड में बताओ कि आप GDP का मतलब क्या समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ और जो आप जो समझ रहे हैं क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना एक्सटेंड तक मैच हो रहा है। ठीक है, सोच लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज कर ली। अब हम लिखते हैं किसके बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। मैं कोई यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहा फिलहाल, बस मैं सिंपल समझो, मैं हिंदी में लिख के दिखाऊंगा GDP का मतलब क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक का सिंपल मतलब है कि सर किसी भी साल कोई देश एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, यानी आपने एक साल कुल मिला के इंडिया ने एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या करी, जनरेट करी। बहुत छोटा सा एग्जांपल, मानो कि मैंने 100 पेन बनाए। मैंने कितने पेन बनाए, मैंने बनाए 100 पेन, सॉरी मैंने अमाउंट लिख दिया। मैंने टोटल कितने पेन बनाए, मैंने बनाए 100 पेन। अब वो जो 100 पेन है, 100 पेन, एक पेन कितने रुपए का था, 10 रुपए का था। नहीं, ये हो गई क्वांटिटी। और एक पेन मैंने कितने का बनाया, 10 रुपए का। तो टोटल कितने के हो गए ये, 1000, हाँ है ना, 1000 हो गया। मानो पूरे इंडिया में सिर्फ मैं ही हूँ, मैंने 100 पेन बनाया, एक पेन 10 का और 1000। तो जो 1000 रुपये जो वैल्यू आई ना बच्चों, ये 1000 जो वैल्यू आई, यही है मेरा क्या, GDP। क्या है ये मेरा GDP। आए इतनी बात समझने। तो कोई भी इंडिया के लोग, सारे लोगों ने मिलके एक साल में, सिर्फ रेजिडेंट की बात, GDP है तो GDP रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों इंक्लूड कर लो आप। तो एक साल में इंडिया के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने मिलकर कितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जनरेट करी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो अगर आप देख रहे हो तो GDP का नॉर्मली ये लोग कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं बोल सकता हूँ GDP इंटू यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी, हाँ है ना। तो ये हो गया आपका GDP। कैसे निकलता है भाई साहब, आप एक सामान कितने का बेच रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो, आप टोटल कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो जी, क्या निकल जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया। अब ये जो GDP निकलती है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है रियल GDP और एक होती है नॉमिनल GDP। क्या होता है जरा डिस्कस करते हैं, इसे रफ कर लो, सॉरी नोट कर लो इसे फटाफट। चलो अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में। मैंने कहा आपको GDP कितने टाइप की होती है बच्चों, GDP होती है 2 टाइप की,
एक होती है रियल जीडीपी, क्या बोला मैंने भाई, एक होती है हमारी रियल जीडीपी, एक होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। क्या होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। चलो भाई जरा डिस्कस करते हैं। जीडीपी का फॉर्मूला तो सेम है भाई, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहां भी लिख देते हैं क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी। यहां भी हम क्या लिख देंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी और प्राइस इंटू क्वांटिटी, दोनों में माइनर से फर्क है। उन्होंने कहा देखो रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी कह रहा है कि सर अगर आपको चेक करना है कि देश में प्रोडक्शन कितना हुआ, अगर आपको अपनी ग्रोथ चेक करनी है, आपको ये चेक करना है कि 1980 के कंपैरिजन में आज हम कितना ऊपर उठ चुके हैं, कितना डेवलप कर चुके हैं। आपको ग्रोथ से मतलब है, किससे मतलब है, आपको ग्रोथ से मतलब है। तो बच्चों तब आप कैलकुलेट करोगे रियल जीडीपी। क्या कैलकुलेट करोगे, रियल जीडीपी। एंड रियल जीडीपी को मेजर करने के लिए आप बोलोगे कि सर मैं प्राइस को क्या कर दूंगा, फिक्स। मैं प्राइस को क्या कर दूंगा, फिक्स्ड। यानी यहां पे मेरा प्राइस क्या हो गया, फिक्स हो गया है। कितना गंदा तारा बन रहा है। आगे इतनी बात समझ में। बट अगर आपको चेक करना है इन्फ्लेशन, आपको चेक करना है इन्फ्लेशन की इतने सालों में, 20 सालों में कितनी महंगाई आ चुकी है तब से लेकर, अगर आपको महंगाई चेक करनी है, इन्फ्लेशन चेक करनी है, तब आप यूज करोगे किसे, तब आप यूज करोगे नॉमिनल जीडीपी। उस टाइम जब नॉमिनल जीडीपी निकालते समय हम क्वांटिटी को क्या कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, फिक्स। यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे तो जिसमें स्टार बनाया हमें वहां पे उससे क्या करना है, फिक्स करना है। सिंपल सा इतना सी बात है आपको समझने के लिए। समझ में आया। थोड़ा कैसे है, कैसे एक्चुअली देखते हैं जरा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो मैं यहाँ पे दो चीज़ बना देता हूँ। पहले लिखते हैं साल, फिर हम लिखेंगे क्या, क्वांटिटी लिखेंगे जो हमने प्रोडक्शन करा, फिर हम लिखेंगे प्राइस, फिर हम लिखेंगे क्या, अमाउंट। बोलो तो क्या हमारा जीडीपी। देखो रियल जीडीपी क्या करता है, रियल जीडीपी कह रहा है सर मान लो 2 साल के उठाने हमने 2010 और एक हमने उठा दिया 2020। मैं कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा, बहुत एक एग्जांपल दे रहा, अपना सब अपना एग्जांपल बना के दे रहा हूँ। मानो 2010 में आपने 10,000 पेन बनाए। कितने पेन बनाए, 10,000 पेन तैयार करे, क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स तैयार कर दी। आप एक पेन कितने का बेच रहे हो, आप एक पेन बेच रहे हो कितने रुपए का, 10 रुपए का। कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो सर जी उस टाइम जीडीपी कितना था आपका, 1 लाख। हाँ या ना भाई, जीडीपी क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपको ये चेक करना है कि सर इस साल मैंने कितना ग्रोथ कर लिया, मैंने कितना अचीव कर चुका हूं इन 10 सालों में। कह रहे तो आप एक काम करो, आप एक चेक करो आपने प्रोडक्शन कितना बढ़ाया। आप प्राइस को कर दो फिक्स। हो सकता है जो पेन उस समय आप 10 रुपए का बेचते थे, आज जो पेन आप कितने का बेच रहे हो, 20 रुपए का। कितने का बेच रहे हैं, 20। मानो 10 सालों में वो पेन कितना हो गया, 20 का हो गया। और मैं प्रोडक्शन कितना कर रहा हूँ, 1 लाख। अब मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 1 लाख का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मैंने बोला सर अगर आपको ग्रोथ देखनी है आप प्राइस कर दो फिक्स। आप ये चेक करो कि ये जो अमाउंट आएगा, ये जो डिफरेंस दिखाएगा, ये आपकी ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है। प्राइस फिक्स कर दिया, भले ही मैं आज मैं 20 का बेच समझ कर नहीं, आप मानो कि हमने आज भी कितने का बेच रहे हैं उसे, 10 का ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब 1 लाख इंटू 10 कितना हो रहा है अमाउंट मेरा, 10 लाख। तो सर कह रहे ये जो डिफरेंस आया ना आपका 9 लाख का, तो कह रहे 10 साल में आपने इतने लाख तक क्या कर ली है, ग्रोथ कर ली अपने इस सेक्टर में। आयतन ने अपने देश में इतना फायदा करा, एक्चुअली आपकी ग्रोथ क्या यहाँ पे दिख रही है। ग्रोथ अगर चेक करनी है तो आप क्वांटिटी चेक करो और प्राइस को कर दिया फिक्स। हम कह रहे हैं मान लेते हैं कि आपने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करा, आप पहले भी वो 10 का बेच रहे थे, आप आज भी 10 का बेच रहे हो। आप ये चेक करो, सॉरी आप ये चेक करो कि आप क्वांटिटी में कितना ज्यादा बेच रहे हो, डिफरेंस आया इतना समझ में। तो ये हो गया आपका रियल जीडीपी। दूसरी तरफ अगर मैं इसी चीज को उठा दूं, देखो मैं यही चीज उठाऊंगा, ठीक है। सेम लेते हैं, एक तरफ ईयर हो गया, फिर हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी हो गई, फिर हमारे पास क्या हो गया उसका प्राइस, एंड देन आ गई हमारी जीडीपी। क्या आ गई हमारी जीडीपी। तो 2010 फिगर सेम रखते हैं, 2010 फिगर रखा मैंने सेम। कैसे, मान लो 10,000 पेन थे, इंटू 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 कितना, 10 रुपये है कितना था, 10 रुपये था। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1 लाख, ठीक है।
अब वो कह रहे सर अगर आपको इन्फ्लेशन चेक करनी है, क्या करना है, अगर आपको इन्फ्लेशन चेक करनी है तो आप ये मत देखो आपने कितने का बेच, आपने और कितना बनाया, आप ये चेक करो कि आप जो वो सामान उतने रुपए का बेचते थे, आज आप उतना ही सामान कितने रुपए का बेच रहे हो। आप पहले 10,000 सामान बेचते थे 10 रुपए का, लेकिन आज आपने एक पेन कर दिया 20 रुपए का, ठीक है। तो वही पेन देखो, पेन कितनी है आज भी, क्वांटिटी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्वांटिटी हमारा फिक्स हो गया। तो कितना आ रहे 20 × 10 कितना हो रहा है 2 लाख, कितना आ रहे 2 लाख। तो ये जो इन्फ्लेशन, जो डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 लाख का, कह रहे सर यानी 10 सालों में 1 लाख से क्या बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। आप उसी सामान में यहाँ पे महंगाई दिख रही है, यानी जो चीज आप पहले 1 लाख का बेच रहे थे, आज वही सामान आप कितने का बेच रहे हो, 2 लाख का। जस्ट वही वाली कहानी कि कभी किसी टाइम पे चीनी का तो 16 रुपए किलो आती थी, लेकिन आज आपको वही 1 किलो चीनी खरीदने के लिए जेब से 40 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो आपने कितना वो करा, आप समझ पा रहे हो, आपने कितना पैसा एक्स्ट्रा, 24 रुपए। तो आप यानी इन्फ्लेशन इतने सालों में, कुछ सालों में 24 रुपए से क्या आ गई, महंगाई आ गई। वो कैसे चेक करते हैं हम, इस नॉमिनल जीडीपी के थ्रू। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया। हमने यहाँ पर क्वांटिटी को फिक्स रखा और हमने रियल जीडीपी में प्राइस को फिक्स रखा। तो ये डिफरेंस होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। आगे इतनी बात समझ में। अब इस एक लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है हमारा कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। या बोलो आपको रियल जीडीपी को क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं जरा समझते हैं, ठीक है। आपने इतना नोट तो कर ही लिया होगा, चलो बढ़िया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं। आई होप इतने में तो हमारा आ ही जाएगा। आपके साथ टॉपिक आता है क्या, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। आपको नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी में। कुछ नहीं, बड़ा आसान है। जरा देखो इसे इसके थ्रू समझते हैं कैसे करेंगे। ध्यान तो देखो, ये भी तो जीडीपी था हमारा, तो हम कोशिश करते हैं इसको यहां तक ले आओ। नॉमिनल जीडीपी में दिक्कत क्या है, नॉमिनल जीडीपी को हम क्या सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी सिंपल सा तरीका है, कह रहे जी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को हटानी है हमें। तो जरूर तो कैसे हटाएंगे, हमको रियल जीडीपी निकालनी है। आप ये फॉर्मूला सीख लो कि रियल जीडीपी कैसे निकलती है। नॉमिनल जीडीपी देखो, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालूंगा, अगर मैं 2 लाख को, 2 लाख क्या है मेरा नॉमिनल जीडीपी, क्या है मेरा नॉमिनल जीडीपी, अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके प्राइस से, इसके प्राइस से, और जो कौन सा प्राइस है ये है करंट ईयर प्राइस, क्या ये करंट ईयर प्राइस। अगर मैं इसको करंट ईयर प्राइस से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, कितने से 10 से। 10 क्या था मेरा, ये होता है मेरा बेस प्राइस। क्या होता है मेरा बेस प्राइस, ठीक है। देखो जब भी आप कोई जीडीपी निकालते हो ना, तो हम आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ग्रोथ करी या फिर इन्फ्लेशन आई, तो हम हर एक साल को एक बेस ईयर मानते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आप कितना एफिशिएंट अच्छे काम कर रहे हो, तो आप बेटर आप कंपेयर करोगे। यार लास्ट ईयर मैं 1 घंटा पढ़ता था, लेकिन आज एफिशिएंसी मेरी इतनी है कि मैं 3 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ या 8 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ। तो आपको अपनी चीज़ समझाने के लिए, चीज़ बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फिगर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। वही हम क्या कर रहे हैं, 2 फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं। आगे बात समझे, तो हम निकाल रहे हैं कि 2010 के मुकाबले आज हमारी क्या हालत है। आगे इतनी बात समझ में, तो यही मैं कर रहा हूँ। तो मैंने 2 लाख को डिवाइड करा उसके करंट ईयर प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दिया उसके बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस कितना था मेरा यहाँ पे 20, दो कितना आ गया, कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा कितना 1 लाख। और 1 लाख क्या है मेरी रियल जीडीपी, 1 लाख क्या है मेरा रियल जीडीपी। आया समझ में। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं तो इसका फॉर्मूला क्या बना, ऊपर क्या था नॉमिनल जीडीपी, यानी नॉमिनल जीडीपी का आप डिवाइड करो किससे, करंट ईयर प्राइस से, एंड मल्टीप्लाई कर दो बेस ईयर, मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, बेस प्राइस से, सॉरी बेस प्राइस, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए बेस प्राइस क्या रहने वाला है बच्चों 100, क्या रहने वाला है 100। तो ये होता है फॉर्मूला इसका। अगर मैं और शॉर्ट में बोलूँ तो RGDP, आपके बुक में जो लिखा रहता है नॉमिनल जीडीपी
डिवाइड बाय करंट ईयर प्राइस इंटू कितना 100, तो आपकी क्या आ जाएगी, रियल जीडीपी आ जाएगी। अब यार सिंपल है यार, आपको हो सकता है रियल जीडीपी दे, नॉमिनल पूछाओ, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 फॉर्मूला याद क्यों कर रहे हो मेरे भाई, एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा तो कैलकुलेट कर लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आगे इतनी बात समझ में, तो ये होता है कन्वर्जन कि रियल को कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉमिनल। तो आप ये याद करना, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करो उसके करंट ईयर प्राइस से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट रियल जीडीपी। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। आज हमने बहुत डेफिनेशन हमने पूरी कर लिया, थोड़ा बहुत माइनर हमने जीडीपी के बारे में पढ़ लिया। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके बाद वाली वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे हम मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट वगैरह, फैक्टर इनकम के बारे में क्या करेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम इतने ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।